नमस्कार। पहले भी मैंने एक वीडियो देश की हेल्थ सिस्टम पर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर बनाया था और पिछले कुछ दिनों में बंगाल के चुनाव से लौटने के बाद कुछ एक अनुभव मुझे फिर ऐसे हुए। मैंने सोचा ये बात आपके सामने रखी जाए कि देश में छोटे शहरों में और तमाम नर्सिंग होम और अस्पताल खोल करके जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। और अगर सरकारी हेल्थ सिस्टम के बदौलत, सरकारी चिकित्सा व्यवस्था की बदौलत, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की बदौलत अगर लोग इलाज कराने पर रह जाएं तो फिर भगवान ही मालिक है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में 3 ऐसी घटनाएं घटी, तो मुझे लगा कि इस पर आपके साथ चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके, हमारे और सबके घर का मसला है और हमारे आपके सबके घर में ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं। और ये वीडियो बनाने का एक दूसरा कारण ये भी है कि नीट की परीक्षा का जिस तरह से पेपर आउट हुआ, 2024 में भी आउट हुआ था, 2026 में हुआ, 25 के बारे में भी शंका की जा रही है और बहुत पीछे तक ये शंका जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो देश के मतलब वो डॉक्टर जिन पे आज हम नाज करते हैं, जिनको आज हम भगवान की तरह मानते हैं, जहाँ सारी उम्मीदें ख़त्म होने के बाद जब आप उन डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और आपको लगता है कि जैसे आपको एक रोशनी अंधेरे में मिल गई हो, इन डॉक्टरों की खेप जब ख़त्म हो जाएगी और इसी तरह से नीट के परीक्षाओं की परीक्षा लीक होकर के जो डॉक्टर बनेंगे या जो बने हैं, उनकी वानगी मैं आपको सुनाता हूँ। एक के बाद एक 3 केस जो पिछले 15 दिनों में मेरे सामने आए और जिसका मैं साक्षी हूँ। मतलब मैं ऐसी कोई भी बात नहीं बताने जा रहा हूँ जिसका मैं गवाह नहीं हूँ, जिसका मैं साक्षी नहीं हूँ और जिसको मैंने देखा नहीं है। वो मरीज हमारे संपर्क में और वो डॉक्टर भी हमारे जानने वाले। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहले 11 मई की शाम को एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा था और क्रिकेट खेलने में वो बैठा हुआ था, मैदान में बैठा हुआ था। और जो आजकल टेनिस बॉल से बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बैट्समैन ने मारा होगा या कहीं से, वो बहुत तेज़ रफ्तार में उसकी दाहिनी आंख में वो गेंद लग गई और उसे एकदम से दिखना बंद हो गया। उसे बहुत दर्द हुआ और आंख से दिखने में परेशानी हुई। माता पिता अगले दिन उन्हें वहाँ के स्थानीय आंख के डॉक्टर के पास ले गए 12 मई को, और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये मामला थोड़ा गंभीर है, आपको किसी अच्छे सेंटर पर जाना चाहिए। किसी तरह से वो हमारे चूँकि पारिवारिक हैं तो हमारे पास बात पहुँची। हमने लखनऊ के KGMC हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर मित्र से आग्रह किया कि बच्चे का मामला है, उसे आँख में थोड़ा दिखवा दीजिए। उन्होंने दिखवाया भी, लेकिन उस दिन जो आई एक्सपर्ट थे वहाँ के डॉक्टर, उन्होंने कहा कि ये रेटिना का मामला है और इसका रेटिना डैमेज हो गया है और वहाँ कुछ खून के थक्के हैं और रेटिना स्पेशलिस्ट से आपको मिलना चाहिए। रेटिना स्पेशलिस्ट उस दिन KGMC की छुट्टी पर थे, किन्हीं वजहों से नहीं रहे होंगे, उनकी अनुपलब्धता थी, लेकिन बच्चे का मामला था और मामला बहुत गंभीर था। तो माँ बाप शाम को 12 तारीख की शाम 12 तारीख को वहाँ दिखाया। 13 तारीख की शाम को उन्होंने लखनऊ के एक निजी, मैं किसी भी नर्सिंग होम या डॉक्टर का नाम नहीं ले रहा हूँ, और दोनों तरफ के डॉक्टरों का कहानी आपको आगे पता चलेगी। तो वो उन्होंने शाम को वहाँ के एक निजी अस्पताल में, जो कि काफ़ी माना जाना है, उस अस्पताल में डॉक्टर के पास जब वो पहुँचे, डॉक्टर ने सारी जांच वाँच करके कुछ 10-5 हज़ार रुपये जो लिए और उसके बाद उन्होंने कहा कि कम से कम इसमें 1 लाख का खर्चा होगा, इसमें देरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 55,000 से 60,000, 55,000 कुछ उन्होंने इंजेक्शन का दाम बताया और फिर बोला कि एक प्रक्रिया है, उसमें गैस भरी जाएगी और उससे क्या क्या, मतलब डॉक्टरी आम आदमी, हम और आप क्या समझें कि क्या चीज़ है रेटिना और क्या चीज़ है। हमें तो ये मालूम है कि आँख से दिखना बंद हो गया, परेशानी है, आँख में दर्द है, बाकी डॉक्टर जाने। उन्होंने सारी प्रक्रिया बता करके करीब बिल 80-90 हज़ार, 1 लाख रुपए का बताया। बच्चे का मामला था और डराया भी कि इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करा लीजिए, अभी करा लीजिए, इंजेक्शन लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये मामला मेरे संपर्क में आया। मैंने सोचा कि 14 साल का बच्चा है और इतनी जल्दी है और 1 लाख रुपए की बात हो रही है, और प्राइवेट में मेरा कभी भरोसा नहीं रहा। तो
नहीं रहा है का मतलब मेरे कुछ डॉक्टर प्राइवेट नर्सिंग होम चलाने वाले इतने अच्छे मित्र हैं और इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि उनकी बात ही अलग है। लेकिन मोटे तौर पर बड़े अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल ये मुझे थोड़ा, हालांकि कुछ बड़े अस्पताल कुछ वो लोग बहुत सेवा कर रहे हैं और बहुत मॉडर्न उनकी, मैंने आपको बताया था कि देश का पूरा हेल्थ सिस्टम मेडिकल इंश्योरेंस पे चल रहा है। ये बहुत बड़ा रैकेट है, मैंने आपको बताया ही था कि इतना बड़ा रैकेट है। ये सारे जो 5 सितारा 7 सितारा हॉस्पिटल या होटल जो कह लीजिए ये हैं, ये केवल हेल्थ इंश्योरेंस के रैकेट से चल रहे हैं। जाके आप देख लीजिए, 100 में से 80 पेशेंट उनके यहाँ, 90 पेशेंट कैश पेमेंट वाले नहीं है, वो सब हेल्थ इंश्योरेंस वाले हैं। उसके तब कहाँ जांच होनी है। खैर, ये तो बात मैं ये कह रहा था कि जब मुझे पता चला और मैंने उनको कहा कि ऐसी बात है तो आप बस पकड़ें या ट्रेन पकड़ें, आप सुबह सुबह यहाँ आ जाएं दिल्ली। मैं आजकल दिल्ली में हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। मेरे 2 एक जानने वाले हैं राजेंद्र प्रसाद आई सेंटर में, मैं उनका भी नाम नहीं लेता हूँ, उन डॉक्टर्स का भी नाम नहीं लेता हूँ, और उन साथियों का भी जो मेरे कहने पर इस तरह का वहाँ व्यवस्था करते हैं। हम सुबह सुबह सोचिए उस बच्चे को लेकर के गए डॉक्टर के पास। हमने एक प्रोफेसर को दिखाया, उन्होंने कहा कि चोट तो लग गई है और बच्चे की आंख को नुकसान तो पहुंचेगा, आई साइट 19-20 का फ़र्क तो रहेगा। अब वो बात तो नहीं रहेगी जो नेचुरली थी, नुकसान तो हो गया। अब एक्सीडेंट होता है तो नुकसान तो होना है। आदमी ये देखता है कितना कम से कम नुकसान हुआ। आप हाथ में मोच आ जाती है, कभी हाथ में फ्रैक्चर भी हो सकता है, कभी हाथ काटना भी पड़ सकता है। लेकिन आदमी ये देखता है कि चलो हाथ ना काटना पड़े, फ्रैक्चर ही हुआ है, फ्रैक्चर नहीं हुआ तो मोच हुआ, जितना कम से कम नुकसान हो, क्योंकि एक्सीडेंट तो हो चुका है। तो ये बच्चे के उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए नुकसान तो हो चुका है, चोट तो लग चुकी है और आईसाइट कमज़ोर तो थोड़ी होगी ज़रूर, दोनों में फ़र्क रहेगा, लेकिन कोई इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है। ये 14 साल का बच्चा है, 15 दिन बाद हम देखेंगे ये अपने से हील हो जाएगा। ब्लड है तो, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। एक दूसरे प्रोफेसर ने कहा कि हाँ ये भी बात सही है, लेकिन अगर गैस डाल दें तो और जल्दी ठीक हो सकता है। 14 साल का बच्चा है, इसमें 15 दिन वेट करने की भी ज़रूरत, जैसा आप समझे, जैसा आप कहें। हमने कहा डॉक्टर साहब आपको जैसा अच्छा लगता है वो आप कर दीजिए। उस बच्चे का गैस डाला गया, 60 रुपये लगे। एम्स में खैर पैसे की तो कोई बात ही नहीं। उन्होंने कहा उल्टा लेटना है। 2 दिन के बाद उल्टा लेटने के बाद अभी मैं दिखा के आ रहा हूँ, अभी इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया, अभी दिखा के आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इम्प्रूवमेंट है, 2 दिन और इसे उल्टा लटकाएं ताकि जो गैस के बबल्स हैं वो देखने में कम है। लेकिन आईसाइट भी बढ़ी है, क्योंकि मैं पहले दिन भी जब बच्चा पढ़ रहा था तब गया था और आज भी गया था। और संभवतः उन्होंने कहा कि अब ये इम्प्रूवमेंट की दिशा में है। कोई दवा नहीं, एक दवा जो आई ड्रॉप नॉर्मल डाला जाता है, मॉक्सिसिन क्या नाम है, वही है, 4 बार डालना है, बाकी कोई खाने की दवा नहीं, कुछ नहीं। मैंने पूछा भी कि सर कोई इंजेक्शन का क्या, इंजेक्शन का मामला क्या है इसमें, इंजेक्शन की क्या, मतलब इंजेक्शन को ऐसे सोच रहे थे कि ये इंजेक्शन क्या है। तो जहाँ हमने दिखाया था, प्राइवेट वाला दिखाया, तो उन्होंने एक बार देख के इधर रख दिया। अब बताइए कितने लोग हैं जो हम लोग जैसे लोगों के संपर्क में या ऐसे लोगों के संपर्क में आ सकते हैं जो एम्स जानते हैं, जिन्हें मालूम है कि राजेंद्र प्रसाद आई सेंटर में दिखाया जा सकता है, कार्ड बनवाया जा सकता है, 2 घंटा 4 घंटा लगा जा सकता है, आपकी जान पहचान थोड़ा जल्दी हो सकता है, बस इतना ही होता है। नहीं तो आम तौर पर कितने लोग हैं जो बच्चे के क्रिकेट से या किसी चीज़ से आँख में चोट लगने के बाद वो एम्स जैसे अस्पताल में पहुँच पाएंगे, बताइए। देश के इतने सालों की आज़ादी के बाद एम्स दिल्ली का आज तक हम एक विकल्प पूरे देश में खड़ा नहीं कर पाए, एक अस्पताल एम्स जैसा नहीं कर पाए। और ये एम्स ऐसा क्यों है, ये भी एक सोचने वाली बात है। अच्छा, आगे बात करता हूँ, दूसरा किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, गोरखपुर में उनकी दीदी रहती, उनका अपनी दीदी से बहुत लगाव है, उनकी बड़ी दीदी थी। वो एक दिन जो मचिया जिसको बोलते हैं, रस्सी की बनी होती है, नीचे ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर, उस पर बैठने, पुराने लोग उस पर बैठ के बहुत काम धाम करते हैं। वो 2-2.5 घंटे तक वहाँ पर बैठी रहीं, और जब वो उठी, जो लोग मछिया नहीं जानते उनको बता दें, छोटा स्टूल समझ लीजिए, जब वो उठी तो वो गिर गई।
गिर गई का मतलब उनको चिल्लाने लगी तो लोग पकड़ के ले गए बिस्तर पर। तो उनके घुटने और कमर में इतना दर्द हुआ कि वो रोने लगी। उन्हें उठा करके ले जाकर गोरखपुर के एक अस्पताल में, हड्डी के एक विशेषज्ञ के यहाँ घर वाले लेके गए कि ये तो बिल्कुल ठीक थी, 2-2.5 घंटे 3 घंटे बैठी रह गई थी, कुछ आम का अचार या कुछ ऐसा बना रही थी, पुराने लोगों को जो शौक है। और उस अस्पताल में डॉक्टर ने उनके पैर में और उनके कमर में वहां से पहले पानी निकाला, और पानी निकाल के पता नहीं क्या टेस्ट पेस्ट करने के बाद उसने कहा कि इनको तो आर्थराइटिस हो गया, इनको जोड़ों में दर्द है, यहाँ मारा वहाँ ठोका, अब दर्द हो ही रहा था। उन्होंने बेचारी ने कह दिया हाँ यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, तो आर्थराइटिस की दवा चला दी, और अच्छी खासी दवा चला दी। आर्थराइटिस की दवा चलाने के बाद उनके पैरों में सूजन आ गई। पता चला कि उनकी किडनी क्रिएटिनिन बढ़ गया। फिर क्रिएटिनिन वहाँ किडनी के डॉक्टर को दिखाना पड़ा, गोरखपुर की बात है। किडनी के डॉक्टर ने कहा कि अब क्रिएटिनिन की दवा खाइए, और एक आध दो और दवा थे, उनसे उनकी स्थिति और बिगड़ गई। घुटने के नीचे का पैर उनका पूरा सूज गया। और हमारा जो दोस्त है वो अपनी बहन से बहुत लगा, उसने मुझे बताया जब स्टेशन पर उसने अपनी बहन को देखा तो वो रोने लगा, दोनों पैर फूले सूजे हुए थे, उसके समझ ही नहीं आया क्या हो गया। तो डॉक्टर ने बता दिया आर्थराइटिस भी है, डॉक्टर ने बता दिया किडनी भी खराब। फिर एक ही सहारा है उत्तर भारत में, एक ही सहारा जिसका नाम है एम्स दिल्ली। और एम्स दिल्ली के डॉक्टरों को मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है उनको, लेकिन अब आगे की कहानी आप सुनिए। जब एम्स के डॉक्टर के पास हम लोग लेकर के गए, हमारे मित्र, तो किडनी के डॉक्टर ने सबसे पहले गए, उनको देखते बोला आप अपना हाथ दिखाइए। अब देखिए, उन्होंने कहा हाथ दिखाते, हाथ दिखाया, बोला दूसरा हाथ दिखाइए, ऐसे पलटा, उसने कहा कि आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको किडनी की दवा किसने चला दी? उन्होंने कहा क्रिएटिनिन देख लीजिए। कहा अरे छोड़ो क्रिएटिनिन, मैं कह रहा हूँ ना आपकी किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोले और क्या दवा चल रही? क्या आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के डॉक्टर को उन्होंने अपने चैम्बर में बुलाया, चूंकि उनका पैर वैर इतना सूजा हुआ था कि वो एम्स के लिए तो केस स्टडी हो गई। उन्होंने पूछा कि ये क्या है? आर्थराइटिस वाला आया अपना और लेकर के जो मारते हैं इधर से उधर, और ये दबाया वो दबाया, उन्होंने अपना जो एक्सपर्ट है इधर से उधर से किया। 5-10 मिनट के अंदर उन्होंने कहा कि आपको आर्थराइटिस भी नहीं। अब बताइए। फिर उन्होंने कहा, हम एम्स के डॉक्टरों का नाम नहीं ले रहे, हम किसी डॉक्टर जिनकी करिश्मा, सबका नाम जानता हूं मैं, जिन्होंने गलत इलाज किया या गलत राय दी, उनका अस्पताल का नाम, डॉक्टरों का नाम मैं ले सकता हूं, लेकिन मैं नहीं लेता हूं। और जिन डॉक्टरों ने ये राय दी और सही तरीके से मरीजों को ठीक किया, उनका भी नाम नहीं ले रहा हूं। दुनिया इस तरह की है, अभी नाम लूंगा तो उसमें 50 तरह का एंगल आप खोजेंगे या लोग खोजने लगेंगे। और जिन लोगों का नाम लूं जिनकी कारस्तानी ऐसी थी, तो उसमें भी तमाम तरह के लोग एंगल खोजने लगेंगे। और आजकल पत्रकारों का पेशा इस तरह की चीज़ों के लिए बदनाम भी है। मैं तो केवल केस स्टडी आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, ताकि आपके घर में आपका करीबी, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त कभी बीमार पड़े तो 100 बार सोचिएगा कि सही डॉक्टर और सही अस्पताल तक कैसे पहुँचा जाए। अब सुनिए, वो डॉक्टर साहब ले गए, फिर उन्होंने कहा हो ना हो हार्ट की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम से भी ऐसा होता है। तो हार्ट के एक बहुत ही बड़े डॉक्टर है एम्स के, बड़ा नाम है उनका, बहुत ही नाम है, बहुत चर्चित भी हैं, बड़ा मददगार भी हैं। तो अक्सर से मीडिया वाले इधर उधर उन्हीं को पकड़ते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ बहुत है। वैसे तो एम्स के सारे डॉक्टर एक से एक। उन्होंने देखा, उन्होंने सब चेक वेक करने के बाद उन्होंने कहा इनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे भाई, हार्ट की प्रॉब्लम है ही नहीं, किडनी की प्रॉब्लम है ही नहीं, आर्थराइटिस है ही नहीं, तो फिर क्रिएटिनिन क्यों बढ़ा हुआ है? और आदमी पैर में ये क्या है, सूजन क्या है? आदमी तो ये पूछेगा। आपको मालूम है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वाटर का रिटेंशन है, ये हो जाता है, और इसकी वजह ये है कि ये पानी ज़्यादा पीती हैं। आज से इनको 1.5 लीटर पानी पीना है।
उस 1.5 लीटर पानी में दाल में जो पानी पड़ा है वो, अगर साग खा रही हैं तो वो सब इंक्लूडेड होगा। यानी 1 से 1.25 लीटर बोतल इनको भर के दीजिए, 24 घंटे में इनको यही पीना। एक भी दवा एम्स के 3 डॉक्टरों ने, आर्थराइटिस के, किडनी के और हार्ट की, एक भी दवा उनको नहीं लिखी। और मज़ेदार बात क्या, उन्होंने कहा हॉस्पिटल से निकलते ही आप स्टॉकिंग्स खरीदेंगे और इनको पहनाएंगे और इनको लेटाएंगे और 1 लीटर से ज़्यादा पानी इनको नहीं पीना। अब बताइए, अगर इस तरह की परिस्थितियां, तो आप क्या सोचेंगे? 2 बातें आती हैं। पहली बात तो आप ये सोचेंगे कि एम्स के डॉक्टरों ने किसी जड़ जुगाड़, हाथ पैर जोड़ने की वजह से हमारे मरीज को देख लिया, तो उसी तरह देख लिया और टरका दिया। क्योंकि जो मरीज किडनी का और आर्थराइटिस की दवा इतने दिनों से खा रहा है, जिसके पैर में इंजेक्शन लगा करके पानी निकाल लिया, कमर में से निकाल लिया, उस मरीज को अगर एम्स जैसे अस्पताल के 3-3 डॉक्टर ये मिलके कह रहे हैं इसको कोई रोग नहीं है, इसको कोई दवा नहीं देंगे, स्टॉकिंग्स पहन लो और 1 लीटर पानी पियो, ये कोई बात होती है? आप यही सोचेंगे, इमीडिएट आपका रिएक्शन होगा। लेकिन आपको जान के ये अचरज होगा कि पिछले 2-1.5 महीनों से, मैं जब गया था बंगाल उस समय की ये बात थी, लौट के आया तो मैंने पता किया, पिछले 1.5 महीनों से वो बिल्कुल स्वस्थ है। कोई वाटर रिटेंशन नहीं है, स्टॉकिंग 1 हफ्ता पहनने के बाद कोई वाटर रिटेंशन नहीं है, उनके कमर में कोई दर्द नहीं है, उनके पैरों में कोई दर्द नहीं। कारण ये हुआ था वो फिजिकली इनएक्टिव थी, तो वो 2.5-3 घंटे बैठ गई तो उनको अकड़न शरीर में हो गई थी, जो हर जोड़े में हो गई थी। और जो इनएक्टिव आदमियों के साथ इस तरह की 65-70 के बाद ये प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टरों का कहना बस इतनी ही सी बात है। और वाटर रिटेंशन इसलिए हो गया, अब उसका मैं मेडिकल नहीं जानता, लेकिन वो बिल्कुल इस वक्त स्वस्थ है और किसी दवा पर नहीं है। अब आ जाइए तीसरा केस। ये मामला है बिहार के सीवान का। वहाँ एक बिटिया है जो नीट की 15-16 साल की है। उसके माँ बाप का प्रभाव और दबाव इतना ज़्यादा है कि उसको मेडिकल की तैयारी करा रहे हैं। हमारे एक मित्र के वो भी भतीजी है, वो शादी के दौरान अपने घर गए हुए थे, तो उन्होंने आके मुझसे बताया, शादी के दौरान लड़की की विदाई हुई, घर में लड़की की शादी थी, और इसी बीच में उस वाली लड़की को लात फान के डॉक्टर के पास ले जाया गया। जब इनकी नींद खुली और इन्होंने पूछा कि अरे भैया क्या हो गया, इसको क्या हो गया इतनी छोटी बच्ची को, तो ये हुआ कि विदाई हुई होगी। इनको ये लगा विदाई हुई है, बहुत अटैचमेंट रहा होगा लड़की से, इसलिए रोना आया होगा। ये हुआ ये नहीं, बताया गया कि उसका हाथ पैर अकड़ जाता है, वो अलग तरह से एकदम अकड़ जाती है और ये प्रॉब्लम उसको है, और रांची उसको दिखाया जाता है। और अभी तबीयत आज खराब होगी तो स्थानीय डॉक्टर को दिखाएगा। अब जानते हैं जो लोग दिल्ली में रहते हैं और जिन्होंने अपने किसी भी मरीज को एम्स में 1-2 बार दिखाया है, तो करीबी आदमी जब परेशान होता है स्वास्थ्य दृष्टिकोण से, तो उसको ये लगता है कि यार इसको एक बार एम्स दिखा लेते हैं। एम्स, उन्होंने भी कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं, इसको एम्स में दिखा देंगे। अब देखिए उस बच्ची का, उसको किसको नहीं दिखाया गया, न्यूरो को दिखाया गया, हार्ट को दिखाया गया, ऑर्थोपेडिक को दिखाया गया, और बाद में उन्हीं डॉक्टरों ने सीधे सीधे उस लड़की से पूछा कि एक बात बताओ, तुम खेलती हो कि नहीं? तो बोले नहीं। क्या तुम्हारा क्या खेलने में पसंद है? क्या बैडमिंटन? क्या कब तुम क्या करती हो? तो बोले स्कूल जाते हैं, वहाँ से ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से आते हैं, पढ़ते हैं और फिर सो जाते हैं, सुबह फिर स्कूल जाते हैं। क्या स्कूल में खेलती हो? क्या नहीं। उसने बोला कि ये बताओ कि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब साइकोलॉजिकली बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तुम्हारा किस सब्जेक्ट में मन लगता है? फिर ऐसे ऐसे करते करते डॉक्टर ने पूछा, देखो एक बात तो है कि तुम स्ट्रेस में बहुत हो और तुमको ये लगता है कि नीट तुमसे नहीं निकलेगा और तुम मेडिकल नहीं कर पाओगी, तुम एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लगता तो उसने डॉक्टर ने डांटा कि देखो सही सही बताओ, बिल्कुल सही सही बताओ, हमको पता है। अभी हम पूछे तुमसे सवाल, 10th का सवाल पूछते हैं 3, तुम नहीं बता पाओगे, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो तुम एक काम करो बेटा, तुम रोज़ 1.5 घंटा बैडमिंटन खेला करो और डॉक्टर बनने से कुछ, देखो हम भी डॉक्टर हैं तो क्या हम तीर मार ले रहे हैं, देखो एक से एक पैसे वाले हैं, देखो एक से एक यूट्यूबर ब्लॉग बना रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। उसने बातचीत डॉक्टर ने की
और बोला नो मेडिसिन रिक्वायर्ड। ये लड़की स्ट्रेस की वजह से और फिजिकली इनएक्टिव होने की वजह से इसको पैनिक अटैक पड़ता है, और इसलिए पैनिक अटैक कई तरह के होते हैं। और वो उस लड़की को जब उसने पूरा कॉन्फिडेंस दिया, 1 महीने के बाद वो घर गई। माँ बाप ने कहा तुमको मेडिकल नहीं देना है, तुम्हें नीट की तैयारी नहीं करना है, तुम मस्त रहो। आज वो बिल्कुल फिट है, बिल्कुल मस्त है, उसको कोई अटैक नहीं पड़ा, कोई चीज़ नहीं पड़ी। और वहाँ रांची या कहाँ के डॉक्टर उसको ये बता रहे थे फिजिकल मुझे शब्द याद नहीं आ रहे। बताइए, वो 14-15 साल की लड़की थी, एक 14-15 साल का लड़का था, एक 60-65 साल की दीदी जो हमारे दोस्त की। ये 3 केस इधर 2 महीने में पश्चिम बंगाल के चुनाव जाने से पहले से लेके अभी आज तक के हैं। मैंने सोचा ये तीनों केसेस के बारे में आप लोगों से साझा जरूर किया जाए। इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में कितनी सड़ांध आ चुकी है। प्राइवेट हॉस्पिटल और इवन नर्सिंग होम्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल या सरकारी में भी डॉक्टर। अब सवाल उठता है कि नीट का पर्चा अगर लीक हो रहा है तो सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह ये है। अगर आप घर में बैठे सोच रहे हैं कि आपका बच्चा तो नीट दे नहीं रहा, आपके बच्चे से आपका इसका नीट से क्या मतलब, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जैसे ही आप नीट की बात करते हैं, इस देश का सामान्य नागरिक जिसको न्यूज़ में इंटरेस्ट है, उसे सियासत के हल्ला बोल, नफरत, मोहब्बत, हिंदू मुसलमान, इस एंगल, जातिवाद, धर्म, इससे ज़्यादा वो सोचता नहीं है। और इस तरह की वीडियोस देखने में उसे बहुत इंटरेस्ट आता है। मैं जानता हूँ इस बात को। मैंने पिछले दिनों 2 एपिसोड नीट पे किए हैं। मुझे मालूम है कि वो यूट्यूब पे नहीं चलेंगे, हो सकता है उसकी टीआरपी भी अच्छी नहीं आए, क्योंकि लोग इन चीज़ों को देखना नहीं चाहते। उनको सियासत में मनोरंजन चाहिए। मनोरंजन सियासत एक ही तरह का होता गया है। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर हमारी भूमिका और हमारा दायित्व है कि समाज को हम ये बताते रहें कि ये आपके मकसद और आपसे जुड़ी बहुत गंभीर खबर है। मैं आपके काम की खबर की बात करना ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ, इसीलिए बात करता हूँ। नीट का पर्चा जो खारिज हो रहा है, लीक हो रहा है, और ये जो लीक हो रहा है वो अभी आपको पता चल रहा है। ये बहुत पहले से रैकेट चला आ रहा है, और ये देश के नेताओं और बड़े बिजनेसमैनों ने जगह जगह, और डॉक्टरों ने जो नर्सिंग होम खोलते हैं, पहले वो क्या करते हैं, क्लिनिक खोलते हैं, फिर नर्सिंग होम खोलते हैं, फिर हॉस्पिटल खोलते हैं, फिर मेडिकल कॉलेज खोलते हैं। मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए सामान्य आप क्या कहते हैं, बीटेक का, बीएड का आप कॉलेज खोल लीजिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बिल्डिंग की, ज़रूरत है बस कुछ लैब की ज़रूरत है। लेकिन मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए, नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है। इसलिए डॉक्टर्स का रैकेट है। डॉक्टर के पास ही हॉस्पिटल होगा, हॉस्पिटल से अटैच्ड ही नर्सिंग कॉलेज हो सकता है, बी फार्मा कॉलेज हो सकता है, एमबीबीएस का कोर्स हो सकता है। तो एक तरफ तो नेताओं ने यह व्यवस्था की है, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट ने की है, और तीसरी तरफ डॉक्टर्स। आप देखिए ज़्यादातर जगहों पर डॉक्टर्स के नर्सिंग होम, हॉस्पिटल के साथ उनका मेडिकल कॉलेज, उनका नर्सिंग कॉलेज खोल रहा है। और इसमें इस तरह की पढ़ाई लिखाई हो रही है इन जगहों पर। अभी तो और भी खुलासे मुझे पता है कि नीट में 715 नंबर से ज़्यादा पाने वाले लोग एमबीबीएस कोर्स में फेल हो रहे हैं। ये भी खुलासा करूंगा कुछ दिनों के बाद, कागज़ पत्तर इकट्ठा कर रहा हूं। लेकिन आप सोच लीजिए कि नीट परीक्षा में जो 720 नंबर में 715 नंबर पाने वाले लोग एमबीबीएस कोर्स में फेल हो रहे हैं। तो कैसे 715 नंबर मिला? आपको मालूम है कि देश के सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाले लोगों को 3 अस्पताल हैं, 3-4। सबसे ज़्यादा नंबर पाने वाले को एम्स मिलता है, उसके बाद मौलाना आज़ाद दिल्ली का है आईटीयू पर जो, इसके बाद सफदरजंग, जिपमेर, ये सब बड़े बड़े कॉलेजेस जिसमें टॉपर लड़के आते हैं। चंडीगढ़ पीजीआई, केजीएमसी, तो ये सब बड़े बड़े कॉलेज है और इसमें सबसे टॉपर लड़के आते हैं और यही बन के डॉक्टर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये प्राइवेट में और नीट के पर्चे की वजह से नीम हकीम खतरे जान, मोहल्ले मोहल्ले डॉक्टर आ रहे हैं और जिस तरह का मैंने आपको बताया इस तरह का हो रहा है। और देश में आज़ादी के इतने सालों के बाद आज तक हम एम्स दिल्ली के पैरेलल कोई चीज़ खड़ा ना कर सके, और एम्स दिल्ली के डॉक्टरों और स्टाफ पर इतना काम का प्रेशर है कि वो इतने बड़े देश के इतने बड़े लोगों का इलाज कितने लोग करा पाएंगे। एम्स में तो 90% लोग ऐसे इलाज कराने दिल्ली में आते हैं जिनके पास पैसा नहीं, वो बेचारे मर जाएंगे पैसे के अभाव में। ये आयुष्मान योजना
इसके बारे में किसी दिन और बात करेंगे। ये एक अलग रैकेट चल रहा है आयुष्मान योजना का। नर्सिंग होम में भर्ती लोगों को सीधे कहते हैं सब कि ये वो आयुष्मान वाले हैं, जरा देख लेना। इस पर एक अलग दिन पे बात करूंगा। लेकिन आप भी सोचिएगा ज़रूर, जब आपका कोई बीमार पड़े तो आप कहाँ इलाज कराने जा रहे हैं, और इलाज कराने से पहले जैसे कहते हैं ना कि क्रॉस चेक जरूर करें। इलाज कराने से पहले 2-3 ओपिनियन आप जरूर लें, अगर इमरजेंसी की स्थिति नहीं है तो। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।